हाय एवरीवन। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बिजनेस इन्वायरमेंट, जहाँ पे हम एजुकेशनल इन्वायरमेंट हमने चालू किया है। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7। 6 लेक्चर्स ऑलरेडी हो गए हैं हमारे, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल इन्वायरमेंट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एजुकेशनल इन्वायरमेंट कंट्री में कैसा है, वो चीज़ बिज़नेस को काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है। काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने वहाँ पे देखे थे कि बिज़नेस में के किस किस एरिया में ज़रूरी है एजुकेशन। अगर मैनेजर्स जो है, एम्प्लॉयज़ है, प्रॉपरली एजुकेटेड है, प्रॉपरली प्रोफेशनली उन्होंने स्टडी किया हुआ है, तो बहुत अच्छे से वो बिज़नेस के काफ़ी सारे फंक्शंस को कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो एजुकेशनल सिस्टम चल रहा है हमारी कंट्री में, और भी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना ज़रूरी है, और भी कुछ मेजर्स लेने ज़रूरी है जिससे बिजनेसेस और भी इफ़ेक्टिवली चल सकते हैं। बिज़नेस में जो काम करने वाले इंसान हैं, मैनेजर्स हैं, वो और भी प्रोफेशनली बिज़नेस को मैनेज कर सकते हैं। तो अभी क्या क्या चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं हम एजुकेशनल एनवायरनमेंट में, आज वो हमें देखना है यहाँ पे। So let's start. Measures to improve educational standards for reference. Now the educational environment, like business environment, is fast changing throughout the world. Yes, business environment काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है, बहुत फटाफट से चेंज हो रहा है। हम बिज़नेस के प्रोडक्शन की बात करें या बिज़नेस में फ़िनांस की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, कोई भी फील्ड हो, वहाँ पे चेंजेस बहुत ही स्पीड में हो रहे हैं। इसीलिए एजुकेशनल एनवायरनमेंट को चेंज करना ज़रूरी है। अभी वो सिस्टम वही का वही रहेगा और यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या होगा कि जो नए नए मैनेजर्स आ रहे हैं वो वहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, उन्हें बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। Now it is necessary to redefine and restructure the education system, particularly higher education, so as to make it competitive, effective and market friendly. मोस्टली जो हायर एजुकेशन है उसे चेंज करना, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि बिज़नेस कॉम्पिटिटिव हो सके, इफ़ेक्टिव हो सके, मार्केट फ्रेंडली हो सके। कॉम्पिटिटिव का मतलब है कॉम्पिटिटिव मार्केट में, कंपटीशन मार्केट में हेल्दी रहे, ठीक है, उसकी वजह से कस्टमर्स का फ़ायदा होने वाला है। दूसरा, इफ़ेक्टिव रहे। इफ़ेक्टिव कब होगा? जब बिजनेसेस उनकी कॉस्ट कम करना सीखेंगे, कम करेंगे, सामने रेवेन्यू बनाएंगे तो इफ़ेक्टिव हो जाएगा। एंड मार्केट फ्रेंडली, कस्टमर्स को काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सर्विसेज मिलेगी, अच्छे प्राइस पे मिलेगी, मार्केट फ्रेंडली हो जाएंगे बिजनेसेस। नाउ द फॉलोइंग मेजर्स आर सजेस्टेड to improve the education in order to face the challenges of business, globalization and the society. देखिए, बिजनेस के चैलेंजेस, ग्लोबलाइजेशन आ गया है आजकल हमें पता है, हम भी खुद भी ऑनलाइन बाइंग करते हैं, ठीक है। कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास, काफ़ी सारे सेलर्स अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड। कोई भी बायर कहीं से भी खरीद सकता है प्रोडक्ट, सेलर कहीं पे भी सेल कर सकता है। ग्लोबलाइजेशन आ गया है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें आई है उसे फेस करने के लिए एजुकेशन में चेंजेस करना बहुत ज़रूरी हो गया है, खास करके हायर एजुकेशन सिस्टम ना। उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो भी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वो एजुकेशन कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो सिर्फ थियोरेटिकल ही है, पढ़ के फिर सिर्फ स्टूडेंट्स भूल जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स के स्पेशल एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हो, ठीक है, उन्हें कुछ याद रहता हो, उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े, ऐसे कुछ एजुकेशन सिस्टम डेवलप होनी चाहिए। There is an urgent need to redefine policies and priorities in education. Much importance need to be given to improve the quality of education at all levels, right from primary to professional education. देखिए, हर जगह पे इम्प्रूवमेंट लाना है, प्राइमरी टू प्रोफेशनल लेवल, सब जगह पे।
देयर इज़ टू मच एम्फोसिस ऑन रोट लर्निंग, देयर इज़ टू मच एम्फोसिस ऑन रोल लर्निंग। ये चीज़ों पे खास फोकस किया गया है। एट प्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन इज़ नॉट अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। देखिए, हमारे इंडियन एजुकेशन की क्वालिटी अभी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रही है। मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम से जो भी लोग सीखेंगे, मैनेजर्स बनेंगे, मैनेजमेंट रिलेटेड स्टडीज़ करेंगे, उन्हें थोड़ी तो प्रॉब्लम आने वाली है जब वो इंटरनेशनली बिजनेस बढ़ाना चाहेंगे, इंटरनेशनली ट्रेड करना चाहेंगे, तभी उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे उन लोगों ने बोला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हमारा एजुकेशन मैच नहीं हो रहा है। देयर इज़ टू मच एम्फोसिस ऑन आउटडेटेड थियोरी विच हैज़ लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस इन करंट कॉन्टेक्स्ट। देखिए, अभी भी ऐसी चीज़ें हैं सिलेबस में जो आउटडेटेड थियोरी जिसे हम कहेंगे, अभी जिसका एप्लीकेशन नहीं होता है, जो चीज़ें अभी की लाइफ में ज़रूरी नहीं है, आउटडेटेड हो चुकी है, वैसी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो उसे अपडेट करने की बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ हार्डली एनी एम्फोसिस ऑन रिसर्च बेस्ड एजुकेशन इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। रिसर्च बेस्ड एजुकेशन हमारे यहाँ पे बहुत कम हो रहा है, बहुत लोअर है। अगर ये रिसर्च बेस्ड एजुकेशन बढ़ाया जाए तो स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। None of the Indian universities rank among top 300 universities in the world as 2022 times higher education world rankings। ठीक है, अभी कुछ रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंगली हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ टॉप 300 में भी नहीं है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट हाईली रेटेड यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड इट्स पोजीशन इज़ एट 301 to 350। मतलब टॉप 300 में तो नहीं है हमारी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ कहीं पे भी। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में थोड़ा प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है, थोड़ा रिसर्च बेस्ड एजुकेशन करने की ज़रूरत है। आउटडेटेड थियोरी जो है उसे हटाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारे चेंजेस करने होंगे। अभी नेक्स्ट उन लोगों ने बोला है रिविजन ऑफ करिकुलम। रिविजन टाइम टू टाइम जो भी सिलेबस है स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसमें चेंजेस करने ज़रूरी है। ठीक है, सालों तक वही चीज़ें पढ़ रहे हैं तो अभी उसमें काफ़ी सारे सिलेबस ऐसा है जो आउटडेटेड हो जाता है, जिसकी अभी प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वैसी भी चीज़ें उन लोगों को पढ़नी पड़ती है। तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला है कि उन सिलेबस का रेगुलरली रिविज़न होते रहना चाहिए, उसमें चेंजेस होने चाहिए। रिविजन ऑफ करिकुलर, प्रॉपर स्टेप्स शुड बी टेकन टू रिवाइज the course material or syllabus. Knowledgeable academics and experienced industry person should be included in the syllabus drafting committee। जब भी सिलेबस आएगा हमारे बुक्स में सीधा ऐसे छप के नहीं आ जाएगा, उसके पहले ड्राफ्ट बनेगा। ठीक है, उसे लोग अप्रूव करेंगे कि चलो नहीं ये बराबर है, सही है, ये चीज़ स्टूडेंट ने पढ़नी चाहिए, तब जाके वो फाइनल होता है और फिर वो हमारे सिलेबस में आ जाता है। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या बोला है, कुछ नॉलेजेबल पर्सन है, एक्सपीरियंस इंडस्ट्री पर्सन है, इन लोगों को प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज रहता है इंडस्ट्रीज़ का, तो वैसे लोगों को कंसल्ट करना चाहिए, उन लोगों से मीटिंग करनी चाहिए, ओपिनियंस लेने चाहिए, उसके बाद सिलेबस को ड्राफ्ट करना चाहिए। द सिलेबस ड्राफ्टिंग कमिटी, देखिए एक तरह की कमिटी होती है जो सिलेबस बनाने का काम करती है। द सिलेबस ड्राफ्टिंग कमिटी शुड प्रिपेयर अ प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट एंड प्लेस इट ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। क्या करेंगे ये लोग, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट बनाएंगे, उसके बाद प्लेस कर देंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एटलीस्ट फॉर अ मंथ, 1 मंथ से ज़्यादा के लिए हो सकता है लेकिन कम के लिए नहीं। एंड इनवाइट सजेशंस फ्रॉम एक्सपीरियंस फैकल्टी एंड अदर्स। इन लोगों के सजेशन ले सकते हैं कि भाई ये सिलेबस जो ड्राफ्ट किया गया है बराबर है या नहीं। तो ये लोग क्या करेंगे, उनके सजेशंस देंगे,
कुछ चेंजेस करना होगा तो कहेंगे, ठीक है। वो सारे चेंजेस करके उसके बाद फिर फाइनल किया जाएगा सिलेबस। बेस्ड ऑन द सजेशंस द फाइनल ड्राफ्ट कैन बी प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड बाय द यूनिवर्सिटी। आफ्टर सजेशन कंसीडर करने के बाद, सिलेबस में चेंजेस करने के बाद क्या होगा, फाइनल ड्राफ्ट बनेगा जिसे अप्रूव करेगी हमारी यूनिवर्सिटी, एंड फिर वो सिलेबस प्रिंट हो जाएगा, स्टूडेंट को पढ़ना होगा। देयर इज अ नीड टू सेट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर रादर देन ऑल थियोरी बेस्ड क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन पेपर में भी खाली थियोरी बेस्ड क्वेश्चन आते रहे, इससे अच्छा है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने चाहिए, केस स्टडीज़ वगैरह आनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि डिफरेंट सिचुएशन में जो उन्होंने पढ़ा है, जो थियोरेटिकल नॉलेज उन्होंने लिया है, उसे अप्लाई कैसे करना है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो वो उन्हें समझना चाहिए। तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर के अंदर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आने चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अभी एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल हो सकता है। कंसिडरिंग द फाइनेंशियल क्रंच, द गवर्नमेंट शुड ग्रेजुअली विथड्रॉ फ्रॉम हायर एजुकेशन एंड अलाउ प्रोफेशनली manage private institutions to take up job of providing higher education। क्या करेगी गवर्नमेंट। कंसिडरिंग द फाइनेंशियल क्रंच, गवर्नमेंट शुड ग्रेजुअली विथड्रॉ फ्रॉम हायर एजुकेशन। गवर्नमेंट जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है वहाँ से वो हट जाएगी, एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को वो अलाउ करेगी कि आप हायर एजुकेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। नाउ हाउएवर गवर्नमेंट मस्ट मॉनिटर एंड सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स। गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा हटा लिया कि चलो हम हायर एजुकेशन नहीं देंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को अलाउ कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने चेक करते रहना होगा कि वो लोग किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सिलेबस क्या क्या है, कैसे स्टूडेंट्स में इम्प्रूवमेंट आ रहा है या नहीं। काफ़ी सारी चीज़ें होगी जो गवर्नमेंट ने चेक करनी होगी। गवर्नमेंट ने कंट्रोल तो वहाँ पे रखना ही होगा, भले वो प्राइवेट सेक्टर को हायर एजुकेशन पढ़ाने का दे दे। तो ये हो गया थर्ड रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट इज ग्रांटिंग ऑफ ऑटोनॉमी। Functional autonomy should be granted to colleges to design and develop employment oriented curriculum। कुछ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड करिकुलम होंगे, सिलेबस होंगे, वो किस तरह के होने चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं। कौन डिसाइड करेंगे? कॉलेजेस। दिस वुड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की हम बात करेंगे। द प्रेजेंट इनएडिक्वेसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल रिसोर्स and the increase in demand for higher education, it is suggested to expand distance education system and establish a network of open universities in India। क्या कहा? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हो रही है, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को एजुकेशन फैसिलिटी सही तरीके से नहीं मिल पाती, फाइनेंस का भी प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को, जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक क्या सजेशन है कि डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो उस तरीके से ये भी एक मेजर है जिससे लोग एजुकेटेड ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स भी वो लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये एक हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के बारे में, एक मेजर हो गया एजुकेशनल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने का। नाउ रिडक्शन इन subsidy on higher education is to be reduced gradually. This is because higher education benefits only a small percentage of population। देखिए सब्सिडी अलग अलग एजुकेशन के लिए मिल रही है। अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है कि जो हायर एजुकेशन पे सब्सिडी मिल रही है उसको हटा दो या कम कर दो। क्यों? उसका रीज़न क्या है
क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। ऑफ कोर्स बाकी का जो एजुकेशन है वो उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी कंपेयर्ड टू हायर एजुकेशन, वो रेशो हमेशा कम रहेगा, तो वहाँ पे जो सब्सिडी दे रहे हो उसे कम कर दो। सेकेंडली, ड्यू टू सब्सिडाइज एजुकेशन, एज एजुकेशन इज़ चीपली अवेलेबल, अब सब्सिडी मिल रहा है तो एजुकेशन का जो रेट है, जो प्राइस है, वो कम होने ही वाली है। तो एज एजुकेशन इज़ चीपली अवेलेबल, अ गुड नंबर ऑफ students do not make efforts to learn and upgrade their knowledge and skills। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक एटीट्यूड बन जाता है उनका कि चलो हमने तो कहाँ ज़्यादा पैसे पे किए हैं इस कोर्स के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपरली स्टडी नहीं करते हैं, एफर्ट्स नहीं लेते अच्छे से लर्न करने के लिए, उनके नॉलेज को अपग्रेड नहीं करते, ठीक से अपडेट नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम आ जाए। जबकि कोई स्टूडेंट ऐसा हो तो जैसे उसे लगता है कि चलो मैंने बहुत पैसे भरे हैं इस कोर्स को पढ़ने के लिए, तो वो एक मेंटली प्रेशर लेके अच्छे से पढ़ाई करेगा। लेकिन जब भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्सिडी मिल रही है, ज़्यादा पैसे नहीं भरे हैं, तो वो लोग अच्छे से पढ़ने के एफर्ट्स भी नहीं लेते हैं। दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन क्वालिटी ऑफ आंसर्स और मैटर्स विच दे राइट एट द एग्जामिनेशंस एट द डिग्री लेवल इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। अब ये चीज़ें रिफ्लेक्ट कहाँ पे होती है कि भाई स्टूडेंट्स एफर्ट्स बराबर से नहीं लेते हैं। वो चीज़ जब वो आंसर्स लिखते हैं तभी पता चल जाता है कि क्वालिटी ऑफ आंसर्स अप टू द मार्क नहीं होती है, जैसे उनके लेवल पे लिखने चाहिए आंसर्स, जो नॉलेज वहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो नहीं होता है। उससे गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटीज़ को पता चलता है कि स्टूडेंट्स बराबर से एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं। द मनी सेव्ड बाय रिड्यूसिंग सब्सिडी on higher education can be effectively utilized for primary education। यहाँ से हमने हायर एजुकेशन से सब्सिडी कम कर दिया, वो जो पैसे बचे उसे यूज़ करना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो बच्चे, उन्हें भी बेनिफिट मिल सके, वो भी एजुकेटेड हो सके। नाउ सेवेंथ पॉइंट इज इंटरफेस बिटवीन इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशन। देखिए, एक हो गया इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस जो चल रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, एंड दूसरे हो गए इंस्टीट्यूशंस जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का हम रिलेशन देखेंगे। बिजनेस और मैनेजमेंट स्कूल्स हैव टू प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल इन डेवलपिंग मैनेजरियल टैलेंट्स विथ कॉम्पिटिटिव स्किल। एक तो बिजनेस और मैनेजमेंट स्कूल्स दोनों ही लोग साथ मिलकर ट्राई करेंगे, क्या ट्राई करेंगे कि हमारी कंट्री में मैनेजरियल टैलेंट लोगों का इम्प्रूव हो। देयर मस्ट बी एन इंटरफेस बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री। दिस विल हेल्प इन फॉलोइंग एरियाज। अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, टू अंडरटेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स जॉइंटली। रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो करने हैं साथ में करेंगे, टू आइडेंटिफाई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, कि मार्केट में कौन कौन से नए तरीके के कस्टमर को प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड है या सर्विसेज रिक्वायर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्हें पता चलेगा कि कौन सा नया बिजनेस डेवलप हो सकता है मार्केट में। टू अडॉप्ट वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट फिलोसॉफीज। मैनेजमेंट फिलोसॉफी, मैनेजमेंट क्या सोचता है बिजनेस के बारे में लॉन्ग टर्म के लिए, कि अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो मेडिकल बिजनेस है, मेडिसिन रिलेटेड बिजनेस है तो वो क्या चाहता है, अच्छी मेडिसिन लोगों को प्रोवाइड करे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वो सोचेगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे कस्टमर को। तो मैनेजमेंट की जो फिलोसॉफीज होती है वो कैसी होंगी, वैल्यू बेस्ड बनेगी, वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट फिलोसॉफीज। टू डेवलप एंटरप्रेन्योरल एंड लीडरशिप स्किल। बिजनेसमैन की जो लीडरशिप स्किल है या अदर स्किल्स है वो भी डेवलप होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट्स एंड इंडस्ट्रीज दोनों यहाँ पे साथ मिलके एफर्ट्स लेने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लर्निंग मेथड। अब यहाँ पे मेथड्स के बारे में हम देखेंगे।
जो पढ़ाने के तरीके होते हैं, न्यू लर्निंग टेक्निक्स लाइक इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद आता है ग्रुप डिस्कशंस, केस स्टडीज, ब्रेनस्टॉर्मिंग शुड बी इनकॉर्पोरेटेड टू मेक कोर्सेज इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल। देखिए, जो भी सिलेबस है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो सिर्फ थियोरेटिकल नहीं होना चाहिए। पढ़ाने की मेथड कैसी होनी चाहिए, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस दे, ग्रुप डिस्कशंस करवाए, ठीक है। उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स खुद के नए आइडियाज़ लाएंगे, टॉपिक के बारे में कुछ सोचेंगे प्रैक्टिकली, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, वो खुद सोचना शुरुआत करेंगे, ठीक है, एंड उनका प्रैक्टिकल नॉलेज और बढ़ेगा। ग्रुप डिस्कशंस होंगे, एक दूसरे के आइडियाज़ को जब सुने जाएंगे, तो ये मेथड जब अडॉप्ट की जाएगी ये सारी, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्टडी यहाँ पे हो सकता है, बहुत इफ़ेक्टिव लर्निंग हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ social and cultural developments. Education system must bring social development in the society. It must contribute to character building. देखिए, इंसान के कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प करे वैसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। जो मोरल वैल्यूज़ होती है इंसान की, वो उसकी इंक्रीज़ होनी चाहिए। राइट रॉन्ग के बारे में उसे पता चलना चाहिए कि चलो कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी गलत है, तब जाके ही वो अच्छे से बिजनेस भी कर पाएगा। जो चीज़ें राइट है, जो चीज़ें एथिकल है, वही वो काम करेगा, जो गलत है वो नहीं करेगा, ठीक है। तो कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प करे वैसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप होना चाहिए। अदरवाइज एजुकेशन एट वॉट एवर कॉस्ट इज़ मीनिंगलेस। देखिए, ये अगर कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, तो फिर कोई भी कोर्स इंसान कर रहा हो, कोई भी चीज़ पढ़ रहा हो, कितने भी पैसे दे रहा हो, उस कोर्स का कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है। Therefore, education should be socially and culturally oriented. एजुकेशन कैसा होना चाहिए, सोशली लोगों के बारे में सोचे, कल्चरली सोचे कि हमारे कंट्री में क्या कल्चर चल रहा है, तो वैसा इफ़ेक्टिव वो होना चाहिए। अभी मान लो कोई बिजनेसमैन है, वो पढ़ाई करके तो आ गया, लेकिन प्रॉपरली कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हुआ है, मतलब उसे वो नहीं जानता कि एथिकली कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी गलत है, ठीक है। अभी कस्टमर की बात आएगी तो वो बोलेगा जाने दो ना, कोई भी प्रोडक्ट का हम तो प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, हायर प्राइस चार्ज कर देते हैं, हमारा तो प्रॉफिट होने ही वाला है। तो ये चीज़ें एथिकली रॉन्ग है, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सोशली कल्चरली जो वैल्यूज़ है वो इंसान के अंदर डेवलप होनी चाहिए, और वो कब डेवलप होगी, अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है तभी ही हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेनिंग टू टीचर्स। चलिए, सिलेबस की हमने बात कर ली, लेकिन टीचर्स की अभी बात करते हैं। ट्रेनिंग टू टीचर्स, टीचर्स और लेक्चरर्स मस्ट बी ट्रेन ऑन अ रेगुलर बेसिस। टीचर्स शुड डेवलप न्यू स्किल्स टू इम्पार्ट एजुकेशन। पुराने मेथड्स से जो टीचर्स पढ़ाते थे, अब उसमें भी तो चेंजेस लाना ज़रूरी है। जैसे हमने देखा ऊपर वाले पॉइंट में, ग्रुप डिस्कशंस के तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए टीचर्स को भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। दे नीड टू बी स्टूडेंट ओरिएंटेड, दैट इज़ दे शुड अंडरस्टैंड द स्टूडेंट वेल एंड अकॉर्डिंगली ट्रेन एंड असेस देम। क्या करना है, टीचर ने भी स्टूडेंट को अच्छे से समझना है कि भाई स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, फटाफट से समझ पा रहा है या स्लो लर्न कर रहा है, तो उसे कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से हम पढ़ाएंगे, ठीक है, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो वैसे स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करके फिर टीचर ने पढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए टीचर के पास भी स्किल्स होनी चाहिए अलग अलग, उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। The teachers should have right concern and attitude towards the students. टीचर ने क्या करना है, स्टूडेंट की तरफ राइट एटीट्यूड रखना है, मतलब स्टूडेंट को वो अच्छे से समझा सके, अच्छे से पढ़ा सके, वैसा एटीट्यूड उसके माइंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाने दो, हमने तो हमारा काम कर दिया, स्टूडेंट को नहीं समझ आ रहा है, तो ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है कि वो किस तरीके से लर्न कर पा रहा है, एंड उसे फिर उसी तरीके से समझाना है।
ठीक है, तो राइट एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। ये हो गई बात ट्रेनिंग टू टीचर्स। नेक्स्ट इज टीचर स्टूडेंट रेशियो। टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना होना चाहिए? द टीचर स्टूडेंट रेशियो नीड्स टू बी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। In Mumbai colleges, the teacher-student ratio in commerce section is 1:120, one teacher for 120 students. कि ये रेशियो है। हायर टीचर स्टूडेंट रेशियो लोअर्स द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। टीचर के साथ स्टूडेंट्स जितने भी ज़्यादा होंगे, रेशियो जितना ज़्यादा होगा, एजुकेशन की क्वालिटी लो हो जाती है। स्टूडेंट अगर कम है तो वहाँ पे फोकस ज़्यादा रहता है स्टूडेंट के ऊपर एंड वहाँ पे क्वालिटी बढ़ जाती है एजुकेशन की। नाउ रिडक्शन ऑफ टीचर स्टूडेंट रेशियो इज़ पॉसिबल एज अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस इन अटेंडिंग लेक्चर्स इवन ऑफ क्वालिटी टीचर्स। इन इंडिया द आइडियल टीचर स्टूडेंट रेशियो कैन बी 1:40 फॉर इफेक्टिव लर्निंग। एक टीचर के सामने स्टूडेंट्स 40, ये आइडियल रेशियो है, ऐसा होना चाहिए। द यूनिवर्सिटीज़ में अलाउ कॉलेजेस टू enroll students for correspondence. The correspondence students may attend a few guidance lectures before the examinations. क्या कर रही है यूनिवर्सिटीज़? करस्पॉन्डेंस भी अलाउ कर रही है स्टूडेंट्स के लिए। एग्जामिनेशन पैटर्न may also differ for regular and correspondence students. जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका और करस्पॉन्डेंस वालों का एग्जामिनेशन पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। करस्पॉन्डेंस स्टूडेंट इनका ज़्यादा नहीं होगा। द करस्पॉन्डेंस स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज में अलाउड टू आंसर 100 मार्क्स पेपर पर कोर्स एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर। साल में एक बार ही होगा एग्ज़ाम। अब यहाँ पे क्या होगा? Whereas the regular students may be examined on semester basis. अब regular students कैसे होते हैं? वो कॉलेज अटेंड करते हैं रेगुलरली एंड उनका एग्ज़ाम सेमेस्टर बेसिस पे होगा विथ इंटरनल टेस्ट, असाइनमेंट्स एंड सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन। सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन तो होगा ही, साथ ही इंटरनल टेस्ट भी होंगे, असाइनमेंट्स भी होंगे। ये सारी ही चीज़ें होने वाली है अदर देन करस्पॉन्डेंस, जो रेगुलर कॉलेज अटेंड करते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। करस्पॉन्डेंस स्टूडेंट के लिए साल में एक ही बार एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कुछ चीज़ें कि एजुकेशन सिस्टम में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाना ज़रूरी है, वो हमने देख लिया। अभी नेक्स्ट हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट पार्ट 3। इंटरनेशनल ट्रेडिंग के बारे में कुछ पढ़ना है हमें, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट्स तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।